हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम DSSB SST TGT का 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1 का फीमेल का है और मैं आपको बता दूं ये DSSB के लिए नहीं बल्कि EMRS KVS NVS SST TGT के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस में किस वर्ष कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वर्किंग एंड एक्सप्लॉयटेड पीपल वॉज अडॉप्टेड इन विच ईयर इन रशिया? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, 1918। 1918 में शोषित और कामकाजी अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था जो मनुष्य के सभी शोषण है उनको समाप्त करना था और जो वहाँ का समाज वर्गों में विभाजित है उसको समाप्त करना था और एक समाजवादी संगठन की स्थापना करनी थी रूस के अंदर। इसके माध्यम से भूमि के निजी स्वामित्व को भी समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 का समझौता गांधी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। द डैश पैक्ट ऑफ 1932 वॉज अ पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर। तो ये जो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है पूना की यरवदा जेल में। पूना की यरवदा जेल में ये समझौता हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच। और ये किसके प्रयासों से हुआ था? तो फ्रेंड्स इसमें तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयासों से ये संभव हो पाया था। 24 सितंबर को यरवदा जेल के अंदर 1932 में यरवदा जेल के अंदर ये समझौता हुआ था जहाँ पे जो BR अम्बेडकर थे वो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे और महात्मा गांधी देने को तैयार नहीं थे। तो उन दोनों के बीच ये समझौता कराया गया था। यहाँ पे जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग हो रही थी BR अम्बेडकर के द्वारा उसको त्याग दिया गया था, लेकिन विधान मंडलों की सीटों में 71 बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राज्यों ने वाणिज्य और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने 1934 में जॉल्वेराइन का गठन किया था। द जर्मन स्टेट्स took a major step towards an expansion of commerce and manufacturing when they formed the Zollverein in 1934। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, सीमा शुल्क संघ उन्होंने बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में प्रथम सोवियत किस वर्ष अस्तित्व में आया? द फर्स्ट सोवियत इन रशिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है 1917। 1917 में जो है पहली सोवियत अस्तित्व में आई थी। देखिए 1917 से जो वहाँ के मजदूर और सिपाही थे वो लगातार ड्यूमा को भंग करने के लिए विरोध कर रहे थे। तो 22 फरवरी 1917 को मजदूरों की फैक्ट्रियों में ताला लग जाता है। 25 फरवरी 1917 को ड्यूमा बर्खास्त कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद 27 फरवरी 1917 की शाम को मजदूरों और सिपाहियों ने मिलकर प्रथम सोवियत का गठन कर दिया था और वो ये वर्ष था आपका 1917। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति के लिए डैश के रूप में भी जाना जाता है। द 1905 रेवोल्यूशन वॉज नोन ऑल्सो एज डैश फॉर द 1917 रेवोल्यूशन। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वाभ्यास या फिर ड्रेस रिहर्सल। लेनिन ने इसको बोला था कि अगर 1905 की क्रांति नहीं होती तो 1917 की क्रांति होना संभव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of the following statement best describe the Russification? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अन्य देशों की भाषाओं और साहित्य और संस्कृति के पहलुओं का उन्मूलन, और दूसरा है अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करना। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए। ये ना तो पहला है और ना ही दूसरा है, दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत हैं। तो देखिए जो जार अलेक्जेंडर थर्ड थे उनके टाइम पे रूसीकरण की जो नीति को अपनाया गया था। जार अलेक्जेंडर थर्ड इनके टाइम पे रूसीकरण की नीति को अपनाया गया था।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। रेजोल्यूशन बायकॉटिंग द साइमन कमीशन वाज पास्ड इन 1927 कांग्रेस सेशन। कौन से कांग्रेस सेशन में ये अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है वो लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन में जो है जो साइमन कमीशन था उसके बायकॉट के लिए एक जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। और साइमन कमीशन ही ऐसा था जिसमें जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, क्योंकि जब वो इसका विरोध कर रहे थे उनके सर में लाठी लग गई थी और जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1932 में सामुदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव किसने रखा था? हु प्रपोज द कम्युनल अवार्ड इन 1932? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा दिया था और इन्होंने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव रखा था, जिसको सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में रोलेक्ट विरोधी सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? व्हेन डिड एंटी रोलेक्ट सत्याग्रह बिगिन अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है 1919 में जो है रोलेक्ट एक्ट आया था और 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के कहने पर जगह जगह इंडिया में अलग अलग स्थानों पर सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किस फसल की खेती से संबंधित है? द चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है नील की खेती। वो जो है इसको 3 कठिया पत्ती भी कहते हैं, यानी कि जमीन के 3/20वें हिस्से पर अंग्रेज जो है इंडिया के किसानों से स्पेशली बंगाल वाले इलाके में जबरन नील की खेती कराते थे और इसी पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने के लिए जो है वहाँ के किसान राजी नहीं होते थे। उसकी एक बड़ी वजह थी क्योंकि नील जिस जमीन पर उगाया जाता था धीरे धीरे करके उसकी उर्वरकता कम होती जाती थी, यानी कि उस मिट्टी जो है वहाँ की वो कम उपजाऊ होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया था? व्हेन वाज झांसी एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश एम्पायर? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी 1853 में। किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी। उस टाइम कौन थे? लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी या विलय की नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की जो विलय की या हड़प की नीति थी उसके तहत वो ब्रिटिश साम्राज्य में झांसी को मिला। देखिए फ्रेंड्स इसके अलावा सतारा को 1848 में, जैतपुर संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और नागपुर को 1854 में और करौली को 1855 में, अवध को 1856 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने प्रदर्शित किया कि जैक्स नेकर की शाही वित्त की गणना अतिशयोक्तिपूर्ण थी? विच फ्रांस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट जैक्स नेकर्स कैलकुलेशंस ऑफ रॉयल फ्रांसिस वर फार-फेच्ड? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, जो चार्ल्स एलेक्जेंडर डी कैलोन थे जो कि नेकर के स्थान पर आए थे, उन्होंने इनकी गणना को अतिशयोक्ति बताया था। तो देखिए फ्रेंड्स जो नेकर थे, जैक्स नेकर थे, वो फ्रांस के वित्त मंत्री थे 1776 से लेके और 81 तक वो वहाँ के जो है वित्त मंत्री रहे और उन्होंने क्या किया कि जो फ्रांस की वित्तीय स्थिति थी, जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति थी उसको उबारने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किए। उसके लिए उन्होंने आय व्यय का विवरण बनाया और जिसका नाम था कांता रादू, ठीक है। उसकी इन्होंने 2 प्रतिलिपि बनवाई। 2 प्रति बनाने के एक राजा को दी और एक जनता को दी, जिसकी वजह से वहाँ की जो जनता थी उसको पता चला कि किस किस तरीके से राज्य की आय है और उसका व्यय है। इसके अलावा उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो कुलीन वर्ग है उनको भी कहीं ना कहीं टैक्स पे करना चाहिए तो और अपने व्यय को कम करना चाहिए। जो फिजूल खर्ची वहाँ पे हो रही थी उसको कम करना चाहिए और टैक्स जो है ना सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग बल्कि सभी को जो है वो पे करना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने कुछ वित्तीय स्थिति को सुधारने के सुझाव दिए थे। लेकिन
ऊपर के 2 वर्ग थे, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, उन लोगों ने उसका बहुत विरोध किया, क्योंकि वो अभी तक तो विशेषाधिकार मिला हुआ था उनको कि कोई भी टैक्स पे नहीं करना था। लेकिन अब जब टैक्स पे करने की बात आई तो उन्होंने उसका विरोध किया, और मैरी एंटोइनेट के कहने पर जो है लुई 16 ने नेकर को उसके पद से हटा दिया, और उसके स्थान पर जो है वो चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कैलोन को वित्त मंत्री बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। तीसरे स्टेट ने ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से कब मंजूरी दी जिसने उन्हें सीएस द्वारा राज्य विधानमंडल यानी कि नेशनल असेंबली घोषित कर दिया? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 17 जून को उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया था। होता क्या है, जब 5 मई 1789 को वर्साई पैलेस में लुई 16 द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती है स्टेट जनरल की नए करों को लगाने के लिए, तो वहाँ पे जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो इस मीटिंग को बीच से छोड़ के चले जाते हैं, और उन्होंने जो है अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया था। तो नेशनल असेंबली उन्होंने घोषित किया था 17 जून 1789 को, और 20 जून को जाके उन्होंने टेनिस कोर्ट में शपथ ली थी कि जब तक हम एक नया संविधान नहीं बना देंगे, राजा की निरंकुश शक्तियों पे अंकुश लगाने वाला एक नया संविधान नहीं बना देंगे, तब तक हम जो है वो जो नेशनल असेंबली बनाई हुई है वो तब तक भंग नहीं होगी। और उन्होंने जब टेनिस कोर्ट की शपथ ली थी वो ली थी वाइली के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फ्रांसीसी क्रांति के पहले चरण थे? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो सबसे पहले क्या था, स्टेट जनरल की सभा बुलाना, या फिर बास्टिल का तूफान आया था, या फिर लुई 16 का उद्गम हुआ था? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के पहले चरण क्या थे, एक तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाना, और साथ ही साथ जब 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के किले का पतन किया गया था, ये दोनों ही जो है वो उससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष व्लादिमीर इवानोविच वोरोनकोव लेनिन मार्क्सवाद में परिवर्तित हुए थे? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, 1889 में जो है जो लेनिन थे वो मार्क्सवाद में परिवर्तित हो गए थे। 89 में लेनिन ने खुद को मार्क्सवादी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डैश में पारित किया गया था और इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था? द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन डैश and was directed only against Indian language newspapers। तो इसमें क्या होता है, इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, उस टाइम जो वायसराय थे भारत के वो थे लॉर्ड लिटन, इनके कार्यकाल में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था जो केवल इंडियन जो समाचार पत्र थे उन्हीं के विरुद्ध था। तो इस अधिनियम को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि देखिए जो भी उस टाइम पे राष्ट्रवादी नेता थे हमारे, वो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उनकी कड़ी आलोचना करते थे, उनके विरोध में उनकी सच्चाई को बाकी पूरी भारत की जनता के सामने रखते थे, और साथ ही साथ जो भारतीयों में राष्ट्रीय जो चेतना है उसको जागरूक करने का काम करते थे। तो ऐसा ब्रिटिशर्स जो है वो चाहते नहीं थे, तो इसलिए जो भी समाचार पत्र इस तरीके के काम करते थे उनके विरोध में ये एक्ट पारित किया गया था। और अगर कोई ब्रिटिश सरकार के उस टाइम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी ऐसी चीज़ों को जो है प्रेस छापती थी तो उन पे जो है वो कार्रवाई की जाती थी। इसके तहत जो है सोम प्रकाश, भारत मीर, सहचर, इस तरीके के जो समाचार पत्र थे उनके विरोध में मामले दर्ज कराए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 की पत्नी कौन थी? हु वॉज द वाइफ ऑफ द किंग लुई 16? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है मैरी एंटोइनेट, जो कि जोसेफ सेकंड की सिस्टर थी। जोसेफ सेकंड की सिस्टर थी, ठीक है, और ये कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 1857 के विद्रोहियों द्वारा अवध के राजा के रूप में किसे ताज पहनाया गया था? हु वॉज द क्राउन्ड एज द किंग ऑफ अवध बाय द रेबल्स ऑफ 1857? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर जो थे बेगम हजरत महल के अल्पवयस्क पुत्र थे, तो उनको जो है अवध के राजा का ताज पहनाया गया था।
1857 की क्रांति में अलग अलग जगह से अलग अलग जो लोग थे वो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अवध वाले इलाके से बेगम हजरत महल जो हैं वो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, जबकि उनके जो अवध के राजा के रूप में जो ताज पहनाया था तो उनके बेटा बिरजिस कादिर को पहनाया गया था, जो कि एक अल्पवयस्क था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में फ्रांसीसी राजा तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या को दोगुना करने के लिए सहमत हुए, लेकिन सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से इनकार कर दिया। इन डैश द फ्रेंच किंग एग्रीड इन टू डबल द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू द थर्ड एस्टेट बट डिक्लाइन टू गिव ऑल मेंबर्स एन इंडिविजुअल वोट। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 1788 में जो लुई 16 थे उन्होंने जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनके प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो दोगुनी कर दी थी, यानी कि पहले 300 हुआ करती थी, अब वो 600 कर दी थी। लेकिन प्रॉब्लम एक थी कि वो वन मैन वन वोट को नहीं एग्री करे थे, मतलब उन्होंने जो है एक व्यक्तिगत वोट को देने से इनकार कर दिया था, जबकि थर्ड एस्टेट के लोगों की मांग थी कि एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। और इसी वजह से वो जो है उन्होंने एस्टेट जनरल की मीटिंग में जो है उसको छोड़ दिया। यही बात पे जाके उन्होंने हंगामा किया था और ख़ुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और जाके फिर टेनिस कोर्ट में शपथ ले ली और एक नया संविधान बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेकेंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया। ये जो है 1963 में शुरू हुआ था। दूसरा है इसने तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया, और तीसरा है इसे पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए 5-year प्लान जो है वो 1951 से स्टार्ट हुए थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे योजना आयोग के नाम से एक आयोग बनाया गया था, जो कि 5-5 साल के लिए एक प्लान तैयार करता था कि कैसे हम अपने देश में विकास किया जा सके, और टारगेट्स रखे जाते थे 5-5 साल के लिए। उसी को पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। तो ये जब शुरू हुआ था तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से, जो कि चली थी 1956 तक। तो दूसरी स्टार्ट हुई थी 1956 से। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 63 वाला ही आपका रॉन्ग हो गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को जो है वो ध्यान में रखकर बनाई गई थी। और इसमें जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस नोबल मॉडल पे आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 जो है वो इसकी ठीक है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका गलत हो गया है। तो इसमें पूछा है सही नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है। इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। एक और नई वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।